प्यारे मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग चरक शारीर स्थान का दूसरा अध्याय अर्थात अतुल्य गोत्री अध्याय नामक अध्याय की चर्चा करेंगे। तो क्या है अतुल्य गोत्री शारीर अध्याय, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हम लोग का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट है वो है अध्याय परिचय। अर्थात जब किसी भी चैप्टर की शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसका एक कॉमन इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उस चैप्टर में कि एक्चुअली इसमें होने क्या वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अध्याय परिचय। अध्याय परिचय हम लोग को कैसे लिखना है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये लिखना है कि ये चैप्टर कौन सा चैप्टर है। तो शारीर स्थान का ये दूसरा चैप्टर है। शारीर स्थान का कौन सा चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है। और चैप्टर का नाम क्या है, अतुल्य गोत्रीय शारीर अध्याय। क्या नाम है, अतुल्य गोत्रीय शारीर स्थान, शारीर अध्याय। ठीक है ना। तो देखिए एक्चुअली इसका नाम अतुल्य गोत्रीय शारीर स्थान क्यों पड़ा या इसका क्या अर्थ है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि वाइवा में आपसे यही पूछा जाएगा। ओके, लेकिन ये जो चैप्टर है सेकंड नंबर अतुल्य गोत्रीय शारीर स्थान शारीर अध्याय, इसको काश्यप और भेल ने इस नाम से वर्णन नहीं किए, न करके असमान गोत्रीय शारीर अध्याय कहा है। असमान गोत्रीय शारीर अध्याय कहा है, ध्यान दीजिएगा, काश्यप और भेल ने। अब बात करते हैं कि अतुल्य गोत्रीय शारीर अध्याय ही नाम क्यों पड़ा। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर हम लोग का था वो उसमें क्या था कि मोक्ष के बारे में था या पुनर्जन्म के बारे में था। मतलब कि जो बार बार हम कर्म करते हैं, जो मन जो होता है रजतम से युक्त होकर जब कर्म करता है, कर्म के बंधनों से युक्त रहता है, तो उसको भोगने के लिए उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। वही कह रहा है कि षड धातु पुरुष, जो षड धातु पुरुष होता है ना, पंचमहाभूत प्लस आत्मा से युक्त जो शरीर होता है, पुरुष होता है, षड धातु पुरुष कर्म बंधनों से युक्त होकर, कर्म बंधनों से युक्त होकर मतलब उसको सांसारिक मोहमाया में जब बंधा रहता है, रजतम से युक्त रहता है, तो कह रहा है कर्म बंधन से युक्त होकर बार बार जन्म लेता है। बार बार जन्म लेता है, इसका मतलब पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म चरक मानते हैं। ठीक है ना। तो उस बार बार उत्पत्ति होने में, उसकी शरीर के बार बार उत्पत्ति होने में जो कारण है उसको बताने के लिए अध्याय बताया गया है। तो जिन कारणों से जो पुरुष की उत्पत्ति होती है, कौन कौन से फैक्टर होती हैं जन्म के लिए, बर्थ के लिए, उसके बारे में हम लोग ये चैप्टर बात करेंगे। ये तो बात हो गई कि क्यों इसका मतलब ये हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ ये पढ़ने वाले हैं, जानेंगे कि इस अध्याय का नाम अतुल्य गोत्री क्यों पड़ा। तो देखिए इस अध्याय का प्रथम शब्द, जब आप चरक संहिता शुरुआत करेंगे दूसरा चैप्टर, उसमें श्लोक में पहला पॉइंट जो आएगा, श्लोक में क्या जाएगा, अतुल्य गोत्र कर्माता। श्लोक का पहला पॉइंट जो है, शुरुआत का पहला पॉइंट, पहले श्लोक का पहला पॉइंट अतुल्य गोत्र आता है। इसके नाम के आधार पर इसका नाम अतुल्य गोत्री शारीर अध्याय पड़ा है। क्लियर, उसमें पहला नाम अतुल्य गोत्र आया, इसलिए इस चैप्टर का नाम अतुल्य गोत्री शारीर अध्याय। अब ये भी पूछा जाता है कि इसका नाम अतुल्य गोत्री का मतलब क्या है। तो अतुल्य मतलब तुल्य का मतलब होता है इक्वल, समान, लेकिन अतुल्य मतलब असमान, है ना। तो असमान, अतुल्य मतलब असमान, गोत्र का मतलब होता है कि जो जब एक्चुअली हम लोग जन्म की संबंधित बात करें, शरीर का जन्म है, बच्चे का जन्म से संबंधित बात हो रही है, तो स्त्री और पुरुष जब असामान्य होंगे, जब विवाह की बात होती है, आज के समय में विवाह है, पहले समय में भी विवाह का कॉन्सेप्ट जो भी अपने रूप में था, तो वहां पर भी स्त्री और पुरुष एक गोत्र के नहीं होने चाहिए। मतलब क्योंकि हमें प्रोजनी, नेक्स्ट प्रोजनी या बच्चे की बात करें तो अच्छा से अच्छा गुण, मतलब अच्छे से अच्छा बलवान गुणवान युक्त होना चाहिए, अच्छे अच्छे गुणों से युक्त होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को सिलेक्शन बहुत जरूरी है। मतलब माता और पिता का सिलेक्शन, अर्थात जो दो जोड़े होते हैं स्त्री पुरुष का, उसका सिलेक्शन या चयन बहुत जरूरी है। तो वो अतुल्य होने चाहिए, है ना। अतुल्य मतलब असमान गोत्र होने वाले होने चाहिए। आज भी देखते होंगे कि आप देखते हैं गोत्र का बहुत चलन कि गोत्र अलग अलग होने चाहिए। ओके, तो ये तो हो गया अतुल्य गोत्री से संबंधित पहला चैप्टर अध्याय परिचय। अब देखते हैं इसका सिद्धांत विवरण। सिद्धांत विवरण जो भी इसका जो सैद्धांतिक पक्ष उसके बारे में देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट जो है, इसमें जो पहला पॉइंट सिलेबस का देखेंगे, प्री रिक्विसाइट ऑफ कंसेप्शन। अर्थात कंसेप्शन मींस गर्भ धारण के लिए आवश्यक क्या क्या सामग्री, आवश्यक क्या क्या आवश्यकता होती है, गर्भ धारण के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में बात करना है। तो हम लोग जानते हैं गर्भ धारण के लिए हम लोगों ने फर्स्ट ईयर पढ़ते आए कि पहला पॉइंट तो स्त्री पुरुष होनी चाहिए, है ना, मेल और फीमेल होने चाहिए, मेल फीमेल का मिलन होगा, है ना, सहवास होगा, तभी तो बात आगे बनेगी। तो पहला पॉइंट है एक स्त्री होनी चाहिए, एक पुरुष होने चाहिए, लेकिन इसमें टर्म कंडीशन क्या है, दोनों अतुल्य गोत्र होने चाहिए, अर्थात अलग अलग गोत्र वाले होने चाहिए, असमान गोत्र वाले होने चाहिए। ओके, दूसरा पॉइंट है कि जब स्त्री है तो स्त्री के शरीर से क्या निकलना चाहिए, ओवम,
ओवम से युक्त होना चाहिए, उसकी जो मासिक धर्म है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो उसके शरीर से क्या निकलेगा, शोणित मींस आर्तव जिसकी बात करते हैं इसको ओवम कहते हैं, ठीक है। दूसरा है पुरुष के शरीर से क्या निकलेगा, शुक्र जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, जो कि हेल्दी होना चाहिए। स्पर्म ओवम दोनों हेल्दी होना चाहिए। यहाँ पर स्पर्म अर्थात शुक्र की कुछ विशेषता बताई गई है इस अध्याय में। शुक्र जो है वो उसकी कुछ विशेषता प्रॉपर्टी बताई गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर शुक्र की क्या विशेषता बतलाई गई, इसको लिखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि देखिए ये जो शुक्र होता है, पुरुषों के शरीर से निकला हुआ शुक्र जो होता है वो 4 पाद अर्थात 4 पाद से युक्त होता है। 4 पाद से युक्त मतलब 4 महाभूत से युक्त होता है। यहाँ टर्म है 4 पाद से युक्त मीन्स 4 महाभूत होता है। सामान्यतः लोग जानते हैं कि पंच महाभूत होता है, तो वो 5 महाभूत, 5वां महाभूत तो कौन सा नहीं है इस शुक्र में, तो वो आकाश महाभूत इस शुक्र में नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछता है कि शुक्र में, पुरुष के शुक्र में कौन सा महाभूत नहीं पाया जाता है, तो वो है आकाश महाभूत नहीं पाया जाता, इसलिए आकाश महाभूत का नाम रखा गया, क्रॉस लगा दिया गया। बाकी से 4 वायु अग्नि जल पृथ्वी 4 महाभूत शुक्र में पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता इस शुक्र की क्या होती है, वो षड रस से उत्पन्न होता है, अर्थात 6 रसों का जब व्यक्ति सेवन करता है तब उसकी उत्पत्ति होती है शुक्र के शरीर में। उस पर देखेंगे जो शुक्र होता है उसमें पर्टिकुलर रस कौन सा पाया जाता है, वो होता है मधुर रस। इसका मतलब शुक्र की उत्पत्ति षड्रस से हो रही है, लेकिन उसमें रस कौन सा प्रेजेंट है शुक्र में, तो वो मधुर रस होता है। इसलिए शुक्र जब भी वीर्य गिरता है, शुक्र गिरता है, तो उसमें चींटियां लगती है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, ये शुक्र के बारे में कुछ बता दिया। तीसरा पॉइंट हो गया शुक्र। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चौथा पॉइंट गर्भाशय। तो शुक्र शोणित तो मिल जाएगा, लेकिन ये पर्टिकुलर जो समागम हो रहा है, शुक्र शोणित का मिलन कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है गर्भाशय अर्थात यूट्रस होना चाहिए। यूट्रस भी हेल्दी होना चाहिए, उसमें कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसको देखेंगे कि स्त्री पुरुष का सहवास या मिलन, स्त्री या पुरुष का सहवास या मिलन रजस्राव के 5 दिन बाद होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। मीन्स जो चरक ने रजस्राव काल बताया है वो 5 दिन का बताया। चरक ने रजस्राव काल मीन्स जो मेंस्ट्रुअल मेंसेस का जो टाइमिंग होती है, ब्लीडिंग टाइम जो होता है, मेंसेस का टाइमिंग होता है, वो 5 दिन बताया है। तो किसी अलग अलग की बात करेंगे, इसमें अलग अलग बताएंगे। तो ये कह रहा है इससे पहले नहीं, 5 दिन से पहले नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी स्त्री पुरुष का मिलन समागम 5 दिन के बाद 2 दिन 4 दिन 5 दिन आगे होना चाहिए, उससे पहले 5 दिन से पहले नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर रजस्राव काल की बात कर रही है, तो मेंसेस की बात है, मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं है, मेंसेस है, ठीक है ना। मेंसेस मतलब ब्लीडिंग पीरियड होता है, ठीक है। तो ये वाग्भट और भाप्रकाश ने 3 दिन माना है, मतलब 3 दिन ब्लीडिंग पीरियड होता है। चरक ने 5 दिन माना है, इसी की बात कर रहा है, 5 दिन के बाद ही स्त्री पुरुष का सहवास होना चाहिए। हारित और भेल ने 7 दिन माना है, और मॉडर्न ने इसको 3 दिन माना, 3 से 5 दिन माना है, 3 से 5 दिन मॉडर्न मानते हैं। सुश्रुत ने रजस्राव काल टर्म नहीं दिया, लेकिन ये जरूर बताया कि 3 दिन के बाद मिलना चाहिए, अर्थात उन्होंने भी 3 दिन माना है, ओके। अब देखेंगे ऋतु काल। अब नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है कि ये जो वही बात कर रहे हैं कि ये कब होना चाहिए, जो ये बताया गया ना उसके बाद रजस्राव काल ये होता है, बट उसके बाद ये मिलने की बात करें, इसका मतलब ऋतु काल की बात कर रहा है, मतलब वो फर्टाइल पीरियड होना चाहिए। मींस फर्टाइल पीरियड होना चाहिए, अर्थात जब ओवुलेशन के इर्द गिर्द, जब ओवुलेशन होता है, जो ओवुलेशन होता है 14वें दिन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है, तो 14वें दिन के आसपास, 14वें दिन के आसपास वहां पर मेल फीमेल का मिलना जरूरी है। तो इसमें कह रहा है ऋतु काल फर्टाइल पीरियड में होना चाहिए प्रक्रिया। तो सुश्रुत ने आर्तव ऋतु काल की मर्यादा बताई है, ऋतु काल का जो दिन बताया है, आर्तव दर्शन के बाद 12 दिन का माना है। तो आर्तव दर्शन सुश्रुत ने लगभग 3 दिन का माना था, 12 3 15 लगभग हो गया, 12 मतलब 3 दिन मतलब कि 15-16 दिन में हो गया, ठीक है ना। अष्टांग संग्रह ने दृष्ट आर्तव ऋतु काल जो है 12 दिन माना, उन्होंने भी लगभग चरकित सुश्रुत मान लिया, उन्होंने 16 दिन लगभग मान दिया ऋतु काल की मर्यादा। देखेंगे उसको देखेंगे जाति के आधार पर ऋतु काल मर्यादा है। जाति के आधार पर ऋतु काल मर्यादा मतलब अलग अलग जातियों में अलग अलग उसका टाइमिंग पीरियड होता है। तो देखेंगे ये काश्यप ने बताया है, ठीक है। तो ब्राह्मण में 12 दिन का होता है ऋतु काल, मतलब ब्लीडिंग के पीरियड के बाद जो बचा दिन है उसको बात कर रहे हैं। ब्राह्मण में 12 दिन का होता है, क्षत्रिय में 11 दिन का होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 12 11 10 9 ये पर्टिकुलर ऋतु काल की मर्यादा बता दी गई है अकॉर्डिंग टू काश्यप। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।